नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब मसला ये है कि क्या मईशत बेहतर होगी, ये एक सवाल है। दूसरा, क्या डॉलर की कदर में कमी आएगी। अब विशफुल थिंकिंग तो ये थी कि मईशत के अंदर तेज़ी से बेहतरी आती और डॉलर की कदर जो है बड़ी तेज़ी से कम हो जाती, क्योंकि जो दावा था वो ये था कि 200 रुपये से नीचे डॉलर को लाया जा सकता है। बल्कि दावे की इंतहा तो ये थी कि शायद इमरान खान साहब के दौर से पहले जो दाम थे डॉलर के, शायद वहाँ तक भी मामलात पहुँच जाएं। लेकिन दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू रियलिटी। अब जो रियलिटी है मुख्तसरन आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का तिजारती खसारा बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करने के लिए हम रेमिटेंसेस यूज़ करते हैं। बाकी जो शॉर्टफॉल है वो ज़्यादा नहीं है, चंद बिलियन डॉलर का है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि विज़न नहीं है, थिंकिंग नहीं है कि हम किस तरह से ये एडिशनल डॉलर्स अपने मुल्क में ला सकें, तो हम इस क्राइसिस का शिकार हो गए। हम ये जो बीच में गैप है, इसको टूरिज़म से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन आपके मुल्क में टूरिज़म है नहीं। सॉरी यार, ये फजूल बातें मुझसे नहीं करो। अंग्रेज़ पागल नहीं है, उसके अपने मुल्क में भी पहाड़ हैं और बर्फ़ पड़ती है। दे आर नॉट स्टूपिड कि वो बर्फ़बारी देखने के लिए पाकिस्तान आएंगे। ना वो मरी आएंगे, ना वो आपके ये नारायण कागंज जाएंगे। आप बेवकूफ़ी की बातें करना आप बंद कर दो। गोरे को पसंद है बीच, आप उसे बीच दोगे, फिर वो बीच पे आके अपनी हरकतें भी करेगा, वो भी अलाउ करना पड़ेगा, फिर ही नोट हुआ आएगा। अब ये आप कर नहीं सकते तो चैप्टर क्लोज। सीधी आपको बात बता रहा हूँ, पहाड़ों वहाड़ों पे ये लोग नहीं जाते। ये दरवेश लोग या ये निकल जाते हैं रेगिस्तान में, या इनको पसंद है बीच, वरना पार्टी मौज मस्ती जो आपको कबूल नहीं है। इसके बाद जो गैप है, इसको कवर करने के लिए आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर दो। आपके पास सरप्लस ही नहीं है, बूस्ट कैसे करोगे? आपके पास सरप्लस नहीं है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा। खैर, इस बारे में भी बात करेंगे। फिर क्या करें इस गैप को रिड्यूस करने के लिए? सेकंड साइड आ जाओ, इंपोर्ट कम कर दो। वो आपने करके देख लिया, फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ। मुल्क की मईशत का मुस्तकिल तौर पर बेड़ा गर्क हुए जा रहा है, ख़राब हुए जा रही है मईशत। उसको ठीक एक दिन में नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है? डॉलर की कदर बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, टूरिज़म को बढ़ा लें, कोई रेमिटेंस को बढ़ा लें। ये 3 तरीके हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। या मांग लें, हो सकता है वो मिल जाए, हो सकता है ना मिले। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू स्टूडियो के अंदर, जनाब दानिश खान सरवर अकाटी। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब दानिश खान साहब, बात यह है कि मैंने आपको बता दिया कि मुल्क की मईशत अगर बेहतरी की तरफ जाती है, फोकस आप डॉलर पर रखते हैं, तो मेरी नज़र में जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी दूसरे ममालिक का मुताला करके। अगर आपकी नज़र के अंदर कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है जिससे ये गैप कवर हो जाए, हमारा ट्रेड गैप, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप भी बताएं, मशवरा भी दें, और ये भी बताएं मुस्तकबिल में डॉलर कहाँ दिखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात है आपसे। और देखिए, मैं तो जिस फोरम में भी जाता हूँ, यही आजकल डिस्कशन जो है, आजकल इकोनॉमिक की डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ना आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गया। इट्स ए ग्लोबल विलेज नाउ। एवरीबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज यू हैव एन ऐप। आपके पाम पे एक ऐप है ना, आपके सिस्टम में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके हाथ खुद आपके पास आईडी है। आपने बहुत अच्छी बातें कही है, जो सारी बातें जो हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी कर रहा है आजकल, कि आपकी देखें, आपकी एक्सपोर्ट्स 31, 32, 33 बिलियन है, हाँ, और आपकी इंपोर्ट जो है 80 बिलियन प्लस है। हमें टोटल देखिए, किसी भी, एक तो पाकिस्तान एक 23-24 करोड़ का मुल्क है, हाँ, आपकी जो 50% आपकी जो पॉपुलेशन है वो 25 अंडर 25 है ना, यंग आपके पास, ये तो यूथ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपके पास। एक पाकिस्तान 4 मौसम वाला मुल्क है आपका। एग्रो, हम तो पाकिस्तान में जब स्कूल में पढ़ते थे, पाकिस्तान इज एग्रो बेस्ड कंट्री। हाँ, वीट प्रोड्यूसिंग में, कॉटन प्रोड्यूसिंग में 6वां-7वां नाम आता था पाकिस्तान का ना। चलो, एक फ्लड आ गया। हमें जब तक देखें, एक फील्ड, एक ऐसी जगह है जिससे पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको बहुत बड़ी ऐसी चीज़ चाहिए कि मतलब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, वो आईटी है। इंडिया 176 बिलियन डॉलर की आईटी की एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ आईटी, सिर्फ आईटी, हाँ, 176 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान 2.5 या 3 बिलियन पे।
क्यों नहीं है सिर्फ कौन से वहाँ पे लोग हैं ना। देखिए हमने बारहा खान साहब के दौर पे भी हमारे जब भी जाते थे हम कहते थे कि आईटी पे आपने एक बिल्डिंग खोलना, आपने इनको देखिए, आपने इंस्टीट्यूट्स देने हैं, आपने लड़कों को ट्रेन करना है, आपने यहाँ उनको 3 साल का 5 साल का, ये इंडिया के लड़के ही पढ़ के तो जा रहे हैं ना, ये 3 साल 5 साल डिप्लोमा के, आप आगे कम से कम 10 साल का प्लान तो कर लो कि हमने 10 साल में आप अगर कि हमने आईटी को 3 बिलियन से 10 या 15 बिलियन में लेके जाना है। ये कोई मैजिक, इसमें साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल एज दैट आपको आईटी पे करना पड़ेगा। लेकिन टेक्सटाइल की लेकिन एंटरप्रेन्योर चाहिए ना, एंटरप्रेन्योर नहीं है ना हमारे पास। इंडिया में एंटरप्रेन्योर बहुत है, वो लोग तो उनके पास टेक्निकल स्टाफ है, लेकिन एंटरप्रेन्योर बहुत। उसके लिए क्या करना, देखिए अली, तो वी हैव टू हायर पीपल ना, हमें ट्रेन करना पड़ेगा। आप खुद एक इंस्टीट्यूट से, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक है, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए पड़ेंगे जहां पे आपको आईटी के लड़कों को तैयार करना पड़ेगा कि एक विजन लेके, भाई 3 साल या 5 साल का विजन, ये हमने 3 बिलियन से हमने 6 बिलियन, 6 से 10 15, आपको फिर एग्रो पे काम करना पड़ेगा। आपके देखिए बहुत सारी, आपने टूरिज्म की बहुत अच्छी बात की, 750 या 800 किलोमीटर का आपका बेल्ट है, आपका समंदर का बेल्ट है, आप क्यों नहीं रिजॉर्ट्स डेवलप करते? देखिए जब तक दुनिया जो है, देखिए टूरिज्म पे आती है, जब आप रिजॉर्ट्स डेवलप करें, लोकल टूरिज्म से आपको $5 बिलियन आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो बाहर से बंदा आएगा ना, जैसे आपने कहा, उनको चाहिए एक तो पीस चाहिए। अभी मतलब देखें, बड़ा सान्या हुआ है केपीओ के अंदर जो 2-3 दिन पहले जो हुआ है, इट इज अ वेरी बैड। कोई छोटी बात है? हाँ, आपका फॉरेन बायर जो होगा उसके पास तो खबर यही गई होगी ना। पूरी दुनिया में आपने देखे 6 घंटे आपका पूरा मीडिया में चला कि ये हुआ है, इट्स अ वेरी बैड साइन ना। मतलब ये देखिए बैड मैसेजेस होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट पे देखें, आपके इंपोर्ट, आपको लग्जरी इंपोर्ट पे, आपको एक तो पाकिस्तान की चीजें जैसे ऑयल की इंपोर्ट कुछ है ना, एसेंशियल आइटम्स है ना, मेडिसिन के लिए आपको, फार्मा के लिए आपको रॉ मटेरियल की इंपोर्ट करने की जरूरत है ना। आपके पाकिस्तान केमिकल्स नहीं बनाता है, ठीक है ना, केमिकल आपका टेक्सटाइल केमिकल्स पे चलता है ना। सर एक मुन्ना सा मासूम सा बच्चा हूं मैं, एक सवाल आपसे पूछता हूं। पूछें। ये आपने केपीओ वाली बात उठाई, आप पता होगा लंदन में खंजर से वार हुए, आप पता होगा ब्रिज के पास। यस। और वहां पर जो क्या था कि हफ्ते 10 दिन तक माहौल ऐसा था कि हर बंदा दूसरे से बचता फिर रहा था कि, और एक अजीब सा फेयर की कैफियत थी। आज भी ऐसा ही है। और आज आप देखें कि कराची के अंदर केपीओ पे इतना बड़ा मामला पेश आया, नथिंग, कोई किसी का कोई रिएक्शन नहीं, और वेस्ट के अंदर इसको कितना नेगेटिवली लिया गया ये आपने भी बता दिया। अली, अब हम तो हमारी कराची के लोग हैं ना, रेजिलिएंट कौम, रेजिलिएंट हो गए। एक तो आप देखें 2010 11 12 जो थे 25 लाशें 26 लाशें, वो मतलब हम कहते हैं कहते ना इम्यून सिस्टम वो डेवलप हो गया। अच्छा, हमारी जो है ना, हमारे लोग ये देखते हैं, कहते हैं कि इट्स अ पार्ट, मतलब हमारे लाइफ का एक वो आ गया। अल्लाह का शुक्र है, अब पुराने वाले हालात नहीं है, मगर ये भी कंट्रोल कर लेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी काम कंट्रोल करिए। आपको कंट्री को, एक बिजनेस को कंडीसिव एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट पे, आपको सरकार को, फेडरल गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को, कॉमर्स मिनिस्टर को, मिनिस्टर मेडिडीज, पीएम को, जैसे इंडिया के अंदर, जैसे बांग्लादेश में पीएम जो है वो बुलाते हैं, इनको बुला के भाई हाँ आपको क्या चाहिए और हमारा टारगेट क्या है, ये आपको देना पड़ेगा। अंदर से अंटिल वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आप डॉलर की बात करें अली, आपको पता है डॉलर टुडेज आप समझ रहे कि आज 70 करोड़ डॉलर दे दिया ना, मैं ओके किया है चाइनीज डेवलपमेंट बैंक ने। 70 करोड़ डॉलर से आपका कुछ थोड़ी होगा, कुछ थोड़ी होगा। यू नीड टू, आपके जब तक 20-25 बिलियन आपके खजाने में नहीं आएगा, ये डॉलर स्टेबल नहीं आएगा, ये 261 270 चलता रहेगा। जो मईशत है उसको दरपेश मसाइल जो हैं किस नौयत के हैं, और अगर उनमें बेहतरी लानी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एहसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन, और ये माहिर इक्तसादियात भी हैं, मईशत के मामला पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और बहुत दफ़ा इनके तीर जो हैं वो निशाने पे लगते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इनसे डॉलर का दाम पूछते हैं। पिछली मरतबा भी लोगों ने, काफ़ियों ने शायद इनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया, जब इन्होंने ये बात की कि भाई 225 पे कर लो, ये बात तय कर लो, इतना ही बहुत है, तो लोगों ने कहा नहीं 225 भी ज़्यादा है। अब मेरे ख्याल से 260 के ऊपर लोग कह रहे होंगे कि एहसन मेहनती साहब सही कह रहे थे। क्यों भाई एहसन मेहनती साहब, ये बताएं अब अगला अंदाज़ा क्या है? लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप अगला अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं डॉलर के दाम के मुतालिक, और उसकी वजूहात भी बयान करें। देखिए, आई थिंक ये सस्टेन हो गया है, मोर और लेस कंट्रोल में भी आ गया है, डॉलर पे स्पेकुलेशन अब नहीं हो रही है। आई थिंक कि जो स्टेट बैंक ने स्टेप लिए थे, बहुत सारे एवेन्यूज भी हैं एक्सचेंज कंपनीज के, कि ये इसकी स्पेकुलेशन को जो है रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स ले लिए। तो अब ये नजर आ रहा है कि स्टेबलाइज हो रहा है और रुपी मोर और लेस स्ट्रांग हो जाता है, कुछ दिन और कुछ दिन जो है वीक हो जाता है, तो ये सस्टेनेबल लेवल नजर आ रहा है 270 के करीब से। तो अपेरेंटली जो है ये साल भी निकल जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये नहीं, लेकिन ये सेटल कहाँ होगा? डू यू थिंक दैट डाउनवर्ड ट्रेंड विल कंटिन्यू, और विल इट सेटल समवेयर अराउंड 260, और मे बी इट विल कम डाउन टू 240? क्या होगा आपके जहन में? देखिए, ये रियल जो होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इससे कुछ इसके जो ताल्लुक बनता है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट को लेकर,
अब इंटरेस्ट रेट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली हम हाइक की जो है वो पॉसिबिलिटी इसलिए बन रही है कि टी बिल की यील्ड तकरीबन 19% को तजावुज कर गई है, पॉलिसी रेट आपका 17% है। तो सर्टनली पॉलिसी रेट को जो है वो या तो टी बिल यील्ड की तरफ जाना है या टी बिल यील्ड को जो है पॉलिसी रेट की तरफ जाना है। तो अब मोस्ट प्रॉब्ली जो टी बिल यील्ड है वो वहीं रहेंगी और पॉलिसी रेट के अंदर जो है वो एक आध कुछ हफ्तों के अंदर जो पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा उसमें कोई 2 से 3% जो है पॉलिसी रेट के भरने के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। जैसी वो बढ़ती हैं तो जाहिर है हमें देखने में और नजर आएगा कि रुपी स्टेबल हो जाएगा। फिर कोई $700 मिलियन की कमिटमेंट चाइना की तरफ से, चाइना बैंक की तरफ से सपोर्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इस वक्त बिल्ट होते हुए ही नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो दिए IMF के वो ले लिए गवर्नमेंट ने। तो रुपी के अंदर आप पर्टिकुलरली बात करें तो IMF से बहुत पैसा आना है, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से पैसा आना है, फ्रेंड्स से पैसा आना है। ये तो हम कोई $10 बिलियन के करीब जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देख लेंगे अगले कुछ माह के अंदर। तो जाहिर है पाकिस्तान विल बी बैक टू ट्रैक। 270 का रेट जो है इमिनेंट नजर आ रहा है अगले एक डेढ़ साल तक, तो यही नजर आ रहा है। IMF प्रोग्राम में हम रहेंगे और उसको हमने अगर उसको हमने छोड़ दिया तो विल बी इन अ ग्रेट बिग ट्रबल, क्योंकि $120 बिलियन के ऊपर जो है कमिटमेंट्स हैं और वो हमें उसके साथ जो है वो हम डील कर रहे हैं। रॉथस्चाइल्ड के साथ मीटिंग हो गई है। So you think that right now market is very near to where it should be when it comes to the dollar? Am I correct? Exactly. Overall market is very near to, और Pakistan is very near to stability, because जो भी रिक्वायरमेंट थी IMF की वो अब हम इस तरीके से इतना क्लोजली उसको हमने मीट कर लिया है कि अब नथिंग इज लेफ्ट। हमने गैस प्राइसेस को बढ़ा दिया, 170 बिलियन का बजट लेकर आ गए मिनी। अब उसके बाद अब बचता पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दी 50 रुपए। तो अब मतलब नथिंग इज लेफ्ट कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज आकर नहीं पूरे तरीके से सस्टेन एटॉमिक बॉम्ब के जो एजेंसीज हैं वो प्लीज स्टे विद मी। मेरे पास यहाँ पर स्टूडियो के अंदर दानिश खान साहब भी हैं। मेरे ख्याल से आप कंकर करते हैं, अभी एहसन मेहनती साहब ने यही कहा है कि अभी जो हालात बन रहे हैं या आगे जाकर बनेंगे उसके मुताबिक राइट नाउ डॉलर इज़ होवरिंग अराउंड इट्स एक्चुअल रेट जो कि होना चाहिए। उन्होंने कहा उन साइंटिफिक ग्राउंड्स। आप अग्री करते हैं? और फिर साथ साथ ये भी बताएं क्या इकोनॉमी उस पर सस्टेन कर पाएगी 270 200 मतलब अराउंड दैट 270 265 260? क्या कहते हैं आप? थैंक यू अली अगेन। देखिए मेहनती ने जो कहा है ना, ये तो अभी की बात कर रहा है ना, विच इज पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एंड डोंट वांट टू डाइजेस्ट इट। द थिंग इज दैट कि 170 करोड़ का आ गया, चले IMF इज ए विंडो 1.2 बिलियन दे देगा अगर हमारी चीज़ें अब जब गए हैं इस महीने जो है, शायद अगर उन्होंने अभी तक कोई नई कंडीशन ना आए तो 1.2 बिलियन ये आ गया। तो फिर आपको सऊदी ने आपको जो और UAE ने जो कहा है तो आपके 8-9 बिलियन आ जाएंगे। अब थिंग इज दैट कि आप एक बात बताइए, आपको इस साल आपको पता है अली कितने पैसे वापस देने? आपको $21 बिलियन वापस करना है। आपको 2-3 महीने में 3-3.5 बिलियन आपको वापस करना है, या तो वो रोल बैक होंगे। मतलब वो हमारे पास ऐसी हमें देखिए, थिंग इज दैट कि ये जो कर्जा ले रहे हैं, हम जो कर्जा ले रहे हैं इनको देना भी है। अगर ये 270 चलें, आप कहते हैं कि अभी भी ग्रे मार्केट में देखिए 10, 12, 14 रुपए का फर्क है आपको अभी भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ना, जो आपको ID कार्ड दिखा के वो 3-4 रुपए का फर्क है। ग्रे मार्केट में भी अभी से 14-15 रुपए का फर्क है। आपकी इकोनॉमी देखिए डॉलर का चाहिए, हम सब वेट कर रहे हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सबका वेट कर रहे हैं। तो ये भी तो कर्जा है, और इस साल जो आपको वापस करना है विद इन 9 से 10 महीने में, आपको जो 21 बिलियन का जो आपको ये करना है, उसके लिए क्या पॉलिसी? भाई देखिए, आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपने जहन में क्या लगाया? अंदाजा बताएं। देखिए मैं तो 250 पे अगर ये पैसे, देखिए बात सुने, हमने इंपोर्ट, अगर ये हमने ट्रेड डेफिसिट को कर लिया ना, ये हमने जैसे इंपोर्ट पे, जैसे उन्होंने काफी कम 35% इंपोर्ट गिर गई है आपकी ना, आपकी 80-84 बिलियन सी मेरे ख्याल से 60-65 या 70 बिलियन पे आ गई आपका ना। आपकी इसी तरह से आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ा। ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र ये है कि आपकी रेमिटेंसेज जो है ना दोबारा आने शुरू हो गई। ये 2 महीने का जो एक मिस्टेक हो गई थी दार साहब से कि नहीं रोकते ना, तो ये इतना बड़ा हमें ये फेस नहीं करना पड़ता, ये इकोनॉमिक क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ती। लोगों के अभी भी कंटेनर्स फंसे हुए हैं ना, LC अभी भी नहीं खुल रही है। बैंक जो है ना अभी भी वो कर रहा है कि भाई, क्योंकि आप स्टेट बैंक ने कह दिया बैंक को अपने खुद वो करे, अपने फंड से खुद LC खोले, वो करे, जो एक्सपोर्ट और इस तरह से करिए। मैं समझता हूँ, देखिए अली एक सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस में, पॉलिटिकल क्राइसिस में ना, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आ गई है। आपको पता ना, सदर साहब का और ECB का झगड़ा शुरू हो गया। अब इतने क्राइसिस में प्लस
देखिए उसमें क्या है कि यूरोप और अमेरिका रिसेशन में है, यूरोप तो टोटल रिसेशन में चला गया। आपका रशिया यूक्रेन की वार की वजह से, एनर्जी प्राइसेस की वजह से यूरोप इज इन डीप रिसेशन, मतलब आपके पास वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आप टेक्सटाइल की पूछें, आपकी 25, 26, 30% आपकी एक्सपोर्ट भी गिर गई है आपकी। तो अनलेस एंड अनटिल वी हैव टू सिट, हमें बैठना पड़ेगा। प्लस आपने बिजली बढ़ा दी, आपने गैस बढ़ा दी, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। अच्छा, इसका जो ट्रिकल नहीं, लेकिन ये तो आप बता रहे हैं ना कि जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है, बट व्हाट इज योर, यू आर सेइंग दैट यू वांट द डॉलर टू कम डाउन टू अबाउट 250, दैट्स योर एक्सपेक्टेशन? यस, मैं तो समझता हूं कि 240 और 250 के अंदर होना चाहिए। आप देखें अली, हम एक्सपोर्टर्स है ना, हमें पता नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि हमारी तो इंपोर्ट्स, आपको तो इंपोर्ट बेस्ड है ना, हमारी तो हर चीज़ इंपोर्ट होती है। हमारा केमिकल इंपोर्ट होता है, हमारे हमारी एक्सेसरीज इंपोर्ट्स होती हैं, हमारी मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। अब आप एक्सक्यूज में, हम सौदा किस पे करें? एक्सपोर्टर जो है वो एक आप कहते हैं ना कि भाई ये है आपका। अब आप 200 देखें, आप 275 277, हम 280 पे सौदा कर रहे थे, आज 260 पे आ गया। कल पता नहीं 3 महीने बाद 280 हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो थोड़ा सा ये ठीक है, वी आर वेटिंग। मार्च मेरे हिसाब से अली, मार्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस अनटिल हमारे पास ये ट्रांच आ जाए IMF का, तो IMF का जैसे ट्रांच आएगा तो विंडोज़ खुल जाएंगी, तो उसमें ADBs हैं, आपके पेरिस क्लब है, आपका वर्ल्ड बैंक है, सऊदी अरब है। ये जब पैसे, जब तक आपके पास 19-20 बिलियन डॉलर नहीं होंगे, आप ये आपकी इकोनॉमी आपके पास। Let me just go back to Ahsan Mehenti sahab. Ahsan Mehenti sahab, can it be a realistic number if exporters are looking between 240 to 250 in the future? Do you think under the current circumstances or future circumstances rate can be around this? देखिए दानिश भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इसको जो है नीचे आना चाहिए और मोस्ट प्रॉफिट सस्टेन करती है एक्सपोर्ट भी। बट हमें ये चीज समझनी चाहिए कि बैनुल अक़वामी जो करेंसीज है वो किस तरह मूव करती हैं। अगर आप USD को आप GBP के साथ यानी कि ब्रिटिश पाउंड के साथ कंपेयर करें, 25-30% मूव इन दोनों करेंसीज में भी आ जाता है। हालांकि ये दुनिया की सबसे सस्टेन्ड करेंसीज हैं, तो 25-30% अगर फॉर एग्जांपल पाउंड वीक हो जाता है एक साल के अंदर और उसी अंदाजे से जो है बढ़ भी जाता है, गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दीज कंट्रीज, तो पाकिस्तान करेंसी का 25% गिरना या बढ़ना जो है इसी साल के अंदर ही कोई एक अनोखी बात नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये कि अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है स्पेकुलेशन के साथ, तो फिर वो रियर आ जाता है, उसमें SGP के अपने मूव होते हैं, कुछ इंटरवेंशन हो जाती है। साइंटिफिक ग्राउंड्स के ऊपर जो है ना, जी सस्टेनेबल 265 के करीब जो है ना वो रुपी नजर आ रहा है अगले 1.5-2 साल तक। अब ये है कि उसको कितना सस्टेनेबल इस मुल्क के लिए होगा, वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करना जरूरी है और अगर रुपी स्ट्रांग होता है तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा है। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि चूंकि अब सूद का जो रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, 19% तक रिटर्न मिल रहे हैं बाजार के अंदर, तो जाहिर है रेमिटेंसेज भी जो है वो आना अब शुरू हो गई और नहीं भी आई तो वो बढ़ जाएंगी। आपने कल बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा देखा होगा, $240 बिलियन जो है डेफिसिट रह गया मुल्क का। तो जाहिर है मोरलेस हम इनकर ही नहीं कर रहे जब करंट अकाउंट डेफिसिट, तो हमारी नीड ही नहीं है। और जहां तक डेट की बात है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात मोरलेस हो गई, कोई चॉइस ही नहीं है। वर्ल्ड हैज टू कंसिडर कि जो भी पैसा पाकिस्तान को अब तक मिल गया है वो गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज पाकिस्तान तो दे ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर बात ये है कि जी माजरत, एक चीज ये है कि इन्फ्लेशन के जो नंबर जिनका आपने जिक्र किया उनका थोड़ा सा इस्लामिक मंथ से भी ताल्लुक होता है, तो हम कुछ यानी लूनर मंथ से ताल्लुक होता है। तो इशू ये है कि अभी रमज़ान आने वाला है और आपको पता है फिर वो इन्फ्लेशन अलहदा से कैलकुलेट होती है, क्योंकि ये हमारे वो उस कैलेंडर सोलर कैलेंडर से तो चल नहीं रहा होता, हमारा तो पहले आ जाता महीना। तो परहैप्स दैट विल आल्सो ब्रिंग ए न्यू वेव ऑफ इन्फ्लेशन। डज इट मेक अ डिफरेंस? देखिए इन्फ्लेशन की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो इन्फ्लेशन तो अब वो इन्फ्लेशन समझ गए, IMF वाले भी समझ गए, सारी दुनिया समझ गई कि रियल इंटरेस्ट रेट से चलाना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई शॉक है, डिमांड पुल नहीं है। डिमांड पुल पे इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट वर्क करता है। सप्लाई शॉक होता है जिसमें हम देखा कि भाई फ्लड्स का भी इम्पैक्ट आ गया था, फ्लड्स हो गया, आउटपुट ही नहीं हुआ। अब नेक्स्ट ईयर तो पाकिस्तान की सरप्लस क्रॉप की बातें हैं, वीट भी ग्रो होगा, हर क्रॉप की सरप्लस की बात है, कॉटन का भी सरप्लस है। तो अपेरेंटली पाकिस्तान के एक्सपोर्ट नंबर तो जो है वो मैसिवली बढ़ जाएंगे। तो अपेरेंटली इन्फ्लेशन जो आप बात कर रहे हैं वो दुनिया आप समझ गई है कि सप्लाई शॉक जो है, इसका मतलब ये भी है कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर वीट अवेलेबल नहीं होगा, ये सप्लाई शॉक है। इससे जो है इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने से कोई नहीं इम्पैक्ट बनता। बट IMF प्रोग्राम में है तो हमें जाहिर है पॉलिसी रेट को उस हद तक बढ़ाना पड़ेगा जिस हद तक उनका मूड बनता है। पॉलिसी रेट पे भी इनसे पूछ लेता हूं। का है जब हमारा इन्फ्लेशन जो है फॉर एग्जांपल ऑफिशियल नंबर हमारे 26% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट अगर 20% वो डिमांड कर रहे हैं तो उनको भी पता है कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव 6% है, जो कि इकोनॉमिक्स की किताब कहती नहीं है, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होना चाहिए। और हम वो ये बिजनेसमैन बड़ा प्रेशर डालते हैं ना सर, ये गवर्नमेंट को करने नहीं देते।
ये हमारा रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव ही नेगेटिव जा रहा है। दानिश खान साहब, आप लोग देखो ना, ये आवा का आवा बिगाड़ देते हो, फिर उसके बाद में डॉलर महंगा हो जाता है। आप लोग एकदम मान जाओ ना, हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम के अंदर आप लोग रह लो कुछ अरसा, फिर उसके बाद खुद ब खुद चीजें ठीक हो जाएंगी। वो इधर से कान पकड़ना है या ऐसे पकड़ना है, अब आपकी मर्जी है, आप बर्दाश्त कर लें। अगर हम कर देते हैं, चलो 25% इंटरेस्ट रेट कर देते हैं, आप बर्दाश्त कर लें ना, क्या जाता है, वरना डॉलर एकदम बढ़ेगा। क्या कहते हैं आप? अली देखें, ये तो हमने आप देखें, अगर 10-15 साल 12 साल पहले चले जाएं, 21-22% था हमारा इंटरेस्ट रेट ना। हाँ अच्छा, मगर आप उसको कंपैरिजन करें उस वक्त के हालात से ना, आप उस वक्त डॉलर का रेट क्या था ना। अब व्हेन यू गो बैक, जस्ट गो बैक 12-14 ईयर्स बैक, आप देखिएगा 17, 18, 19 या 19% तक तो गया है मुझे ना। अच्छा, अब ये आपको पता है, ये डिमांड, ये जो IMF की कंडीशन है कि पॉलिसी रेट बढ़ा दे, ये दुनिया पर, पाकिस्तान नहीं दुनिया में पड़ता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो ये अगर बढ़ाते ना, पॉलिसी रेट बढ़ाते, ये बिजनेसेस पे इफेक्ट करता है। दुनिया में जो है ना, वो आम लोगों को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका जो है, उनका तो प्लास्टिक पे चलते हैं ना सारे, वहाँ पे उनका घर भी कर्जे पे है, हाँ, उनकी गाड़ी भी कर्जे पे, उन पे इफेक्ट पड़ता है। अगर उनका 0.5% बढ़ता है, हमारे जो यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते तो हमारे उस पर पड़ता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे ना, क्योंकि आपको पता है आपकी फाइनेंसिंग ज्यादा जो है ना आपके बैंक से होती है। आप एक वक्त में फाइनेंसिंग करते थे 7-8% की या 6% की, आज एक विद स्पैन ऑफ 6 मंथ्स आप 14-15%, तो इवेंचुअली आपको कॉस्ट में डालना पड़ता है ना। ये जो पॉलिसी रेट जो बढ़ता है, ये आपका डिमांड सप्लाई, ताकि आपका GDP जो है ना वो हो जाए, डिमांड सप्लाई का मसला चल रहा है यहाँ पे। मेरा देखिए सवाल ये है कि थिंग इज दैट, चलें आप पॉलिसी रेट भी बढ़ा दीजिए, हाँ, आपने डॉलर को भी थोड़ा सा वो कर लिया है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जो ये जो इन्फ्लेशन और एक तूफान आने वाला ना, जो महंगाई का तूफान आएगा, देखें आप क्या समझते हैं, लेऑफ्स जब होंगे, लेऑफ्स होंगी अली, आप देखें थिंग इज दैट कि टेक्सटाइल में लेऑफ्स होंगी, दूसरी इंडस्ट्री में लेऑफ्स होंगी, उसमें आपका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी। आपको देखिए अभी तो बहुत सीरियस में, अभी तो एवरीबडी हैज टू सेट। अभी तो देखिए यहाँ पे देखें हमारे मुल्क देखें, अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही, आज तक जो है वो, आप टीवी खोलें, लोगों ने टीवी देखना ही, मैं तो टीवी देखना ही बंद कर दिया कि जाके सुबह से लेकर शाम तक देखें वो लड़ाई, वो लेग पुलिंग्स हो रही है, लेग पुलिंग्स, नोबडी, सम पॉलिटिकल पार्टी वांट टू सिट, मगर एक पॉलिटिकल पार्टी बैठना नहीं चाहती है वो। नहीं, लेकिन आप लोगों ने अभी, मैं जैसे आई जस्ट वांट टू थ्रो क्वेश्चन है, यस प्लीज, कि आप मुझे बताएं कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप प्रेशर डालेंगे या गवर्नमेंट को आप कहेंगे तो 240 और 250 के अंदर कितनी देर में ले आएंगे? डू यू थिंक दैट दे विल कम बैक टू 240 और 250 बाय मार्च और अप्रैल? इसाक डार विल ओपन दिस डायलॉग? अली देखें, इसाक डार साहब ने तो ये भी कहा था कि 200 तक ले आऊंगा, वो पॉसिबल ही नहीं था, कि जब आप कंट्री की वो देखें ना कि आप पे कर्जा कितना है, आपका मतलब करंट डेफिसिट कितना है, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है, मतलब ये ख्याली बात है। हम तो समझते हैं कि थिंक ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखें, ये सब डिपेंड करता है IMF के उस पर लोन पे डिपेंड करता है कि IMF ने जब अगर ये दे दिया पैसे, तो आपके पास पैसे क्या, तो आपका व्यू ये है कि अगर IMF का लोन आ जाता है, then we can expect between 240 to 250, 245 to 50 अगर आ गया तो हमें बता दे कि भाई इस पे रहेगा, तो आगे जाके सौदा कर सकते हैं। फिर हमारे साथ स्टूडियो में दानिश खान साहब, टेलीफोन लाइन पर एहसन मेहनती साहब, और अब हमें जफर प्राचा साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि फॉरेक्स के कारोबार से मुंसलिक भी हैं और इस शोबे पे महारत भी रखते हैं। वेलकम करता हूं जफर प्राचा साहब आपको। शुक्रिया आपका। जफर प्राचा साहब, अवाम में बड़ी बेताबी है, दो अहम सवाल लोगों के जहन में हैं। एक तो ये है कि क्या मईशत बेहतरी की जानिब जाएगी, और दूसरा ये है कि चूंकि हमारी मईशत का इन्हिसार US डॉलर पर था, है और रहेगा, जो कि बात साबित हो गई है, और आप लोगों की अहमियत भी उभर के सामने आई है, तो इसकी रोशनी में हमें दोनों चीज़ों के बारे में मुख्तसरन बताइए कि मईशत कहाँ दिख रही है और डॉलर आगे जाके कहाँ दिख रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया। जी सर। देखिए जनाब, बात है जहां तक मईशत की, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम के अंदर तकरीबन जा चुके हैं और स्टाफ लेवल का जो हमारा एग्रीमेंट है वो साइनिंग के करीब है। इसके साथ साथ आज इसाक डार साहब ने ट्वीट किया है कि जो $700 मिलियन है वो चाइना की तरफ से आ रहे हैं, और मजीद जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनकी तरफ से भी पॉजिटिव बातें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम था वो तो एक तरह गो कि उसकी अमाउंट छोटी सी है, लेकिन वो एक गेटवे है अंदर दाखिल होने का, जो हमको फ्रेंडली कंट्रीज से जो डोनेशंस आने हैं और जो मजीद लोन्स आने हैं वो उसके साथ टैग हैं। तो आने वाले दिनों में लगता है कि इंशाल्लाह मईशत ठीक होगी। और जहां तक डॉलर की बात है, डॉलर भी मुझको नीचे नजर आता है। आप देखिए, जब से हमने कैप हटाया और जो IMF के साथ हम एग्रीमेंट के करीब गए हैं,
तो डॉलर तकरीबन 10-12 रुपए नीचे आ चुका है, 15 रुपए। अभी का दाम क्या चल रहा है, क्योंकि रेट अमूमन आप ही डिसेमिनेट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, अभी का रेट क्या है आपके? अभी का रेट है जी तकरीबन ओपन मार्केट में 268 और इंटरबैंक के अंदर है 263.4। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि ट्रेंड अब डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि 1-2 दिन से जो इंटरबैंक था वो ऊपर जा रहा था, जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट डिले होने की वजह से। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये वापस इसका जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा और ये 250 से 255 के बैंड में रहना चाहिए इसको। कितना सर? 255 और 250 से 255 250 से 255 के दरमियान। अच्छा, 250 से 255, यानी अब मेरे पास एक बैंड आ रहा है, नैरो बैंड आ रहा है, यानी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। और जाहिर बात है दोनों, अब उसमें भी एहसन मेहनती साहब भी कह चुके हैं कि 265 इज़ पॉसिबल। ज़फ़र बराचा साहब का कहना ये है कि 255 है, 250 to 255। दानिश खान साहब का ये है कि फ्रॉम एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव, फ्रॉम एन एक्सपोर्टर्स परस्पेक्टिव, ही फील्स इट शुड बी बिटवीन 240 to 250 बिकॉज दैट विल बी मेक हिज बिजनेस और द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट मोर सस्टेनेबल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा सर कि इस वक्त सप्लाई सिचुएशन, मैं चाहूँगा दानिश खान साहब अब कुछ बात करना चाह रहे हैं बीच में। जी दानिश खान साहब, आप बोल रहे थे कि वो अमाउंट्स जो मिली हैं, शायद आप उनके ऊपर आपका कोई क्वेश्चन है। जी जी राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, ये देखें, अभी तो ये 70 करोड़ जो 700 मिलियन दिया है इस प्रिंटर्स ना, और मैं तो अभी ये भी कह चुका हूँ और आपने भी कह दिया है कि ये जो है वो IMF का जो लोन है ये सारे विंडोज सारे खोल देगा ना। अब एक सवाल ये है, मैं जो अली से भी किया और आपसे भी और एहसन से भी करूँगा, आपको पता है कि विद इन 2 to 3 मंथ्स हमने 2.5 या 3 बिलियन वापस करना है और इस साल हमने $21 बिलियन जो वापस करना है। ये तो इसके लिए मतलब आगे क्या है, मतलब अगर यही हालत रही या तो वो रोल बैक होगा या इस कंडीशन में है कि हमें IMF के लिए तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हर कंडीशन माननी पड़ रही है, तो आगे जाके अगर इसे ऐसी सीवियर ऑलरेडी सारे तो चीज़ें मान ली हैं, मतलब ना आपके पॉलिसी रेट, आपने बिजली, गैस, पेट्रोल सब तो बढ़ा दिया है, अब क्या चीज़ रहेगा ये? तो ये दरअसल ये बड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो आगे जाके हमको फील कर रहा है कि $21 बिलियन जो है जो इस साल वापस करना है वो कैसे अदा करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेसेशन है, इंटरनेशनल मार्केट में रेसेशन है, एक्सपोर्ट्स आपकी 20-25% गिर गई है, इंपोर्ट को कंट्रोल कर लिया है। हाउ वी आर गोइंग टू पे दिस अमाउंट? जफर साहब, पहले आप इसका जवाब दें, फिर मैं एहसन साहब के पास जाऊंगा। जी जफर साहब। जनाब, आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है कि हमने $21 बिलियन इस फिस्कल ईयर में देना है और हमारे पास बज़ाहिर इतनी अमाउंट का इंतजाम नहीं है, और लेकिन जो ये हमारे पास आने हैं पैसे 8-10 बिलियन, उससे हम बमुश्किल ये पूरे कर पाएंगे। और मेन इसको जो हमने कंट्रोल करना है, एक तो हमको अपना ऑयल का जो बिल है उसे कंट्रोल करना है जो तकरीबन $22 बिलियन पे चला गया है, और उसके साथ साथ जो हुकूमती अखराजात हैं उसको कंट्रोल करना है, और जो एलीट क्लास को जो हमने दिया हुआ है आपका सब्सिडीज वो कंट्रोल करनी है, और अपना हमको बिजनेस आवर्स 6 बजे तक लेके आने हैं, और जो पेट्रोल है उसकी राशनिंग करनी पड़ेगी आपको, और 6 बजे के ना सिर्फ मार्केटें बंद करनी पड़ेंगी बल्कि आपको लाजमी पेट्रोल पंप भी बंद करने पड़ेंगे, ताकि जो लोग ये रातों को देर तक घूम रहे होते हैं बेमकसद, वो भी कंट्रोल हो सके। अगर हम अपना ऑयल का बिल 6-7 बिलियन कम कर लें और बाकी गवर्नमेंट के खर्चात कम कर लें, तो मैं समझता हूं कि हमारा गुजारा हो सकता है। ये बड़ा अहम नुकता है। यहाँ पर मैं एहसन मेहनती साहब, दानिश खान साहब एक चीज़ के ऊपर अभी तक मुसलसल जो है अपने डाउट्स रेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब हमारे पास $21 बिलियन है ही नहीं जो हमने लौटाने वापस, तो इट बिकम्स अ मेजर बैरियर। और आपके ख्याल से एक तो इसका भी जवाब दे दें, साथ साथ जो है ज़फ़र बराचा साहब ने अहम नुकता बताया एनर्जी सेविंग्स का, इसके ऊपर भी अपनी राय दें। जी देखें, ये तो रीस्ट्रक्चरिंग वाली बात है। आपने देखा होगा कि एक तस्वीर जो है सारे मीडिया पर घूम रही है, न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर है। प्राइम मिनिस्टर साहब रॉथशाइल्ड जो कंपनी है उनसे मिल रहे हैं, उनकी टीम से मिल रहे हैं। जाहिर है रीस्ट्रक्चरिंग जो है $21 बिलियन जो है 2023-24 में देना है, और उसके बाद 24-25 में इतना ही अमाउंट देना है। तो हमारे जितने भी लोन्स हैं, यानी कि मुल्क के कर्जे हैं 130-140 बिलियन के, ये 3 साल के अंदर अंदर हमने सारे पैसे वापस करने हैं। दिस इज समथिंग रीस्ट्रक्चरिंग इशू। अब अगर फॉर एग्जांपल जो रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा उसको पता है
ये हमने नॉर्मली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, उनसे पैसे लिए हुए, कोई बैंकों से तो लोन लिए भी नहीं है, या फिर हमने कोई फॉर एग्जांपल बॉन्ड मार्केट से नहीं उठाए पैसे ना, जो हमें वापस ही करने हो। तो ये जो है मतलब वी कैन ऑलवेज रीस्ट्रक्चर, इसमें बायलैटरल रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने यूएस के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया, अब उनको हमने मिलिट्री बेसिस भी दे दी है, जितना भी अफगान के साथ जो बातें आ रही है। नहीं, एक मिनट, अगर हमने ये जो आप प्यार से बात कर जाते हैं ना, बिल्कुल पता नहीं लगने देते, या आपने बहुत हाई फाई बात कर दी है सर। देखिए रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमारे यूएस से ताल्लुकात अच्छे हैं। ताल्लुकात हमने कल सुबह खराब कर दिए तो जाहिर है वो फिर हम बैंकरप्ट इन अ मिनट्स ऑफ टाइम। तो जिससे हमने पैसा लिया उससे हमने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, ताल्लुकात अच्छे करेंगे, वो रिस्ट्रक्चर कर देंगे। ये कोई एक साल की तो बात नहीं है कि $21 बिलियन रिस्ट्रक्चर, ये तो 130-140 बिलियन डॉलर की बात है, और ये तो पूरी दुनिया ने लोन लिए हुए हैं। यूएस अगर आप इंडियन लोन है $500 बिलियन का, लोग कहते हैं इंडिया का जो है फॉर एग्जांपल रिजर्व है, अब उसका $5 ट्रिलियन का जो है वो डेट है। तो कल इंडिया ने भी ताल्लुकात यूएस से खराब कर लिए तो इंडिया भी बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये धर्मेंद्र गौरव को नहीं पता ये बातें कि इंडिया भी अगर अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर देगा तो इंडिया भी बैंकरप्ट हो जाएगा। ये नहीं चलाएंगे अब अपने मीडिया। चाइना पे आ जाता हूँ। चाइना के $3.45 ट्रिलियन की रिजर्व है, $11.5 ट्रिलियन का चाइना का डेट है। अगर चाइना के रिलेशनशिप खराब यूएस से हो जाते तो चाइना भी बैंकरप्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ये कि अब ये तो हमने रिलेशनशिप उनसे रखनी है जिनसे हमने पैसे लिए, रिलेशनशिप खराब हो गई तो फिर रोल ओवर नहीं हो सकेगा, रिस्ट्रक्चर तो इमिनेंट है। पाकिस्तान के सारे लोन जो हैं वो रिस्ट्रक्चर होंगे, इसका कोई दूसरी राय इसके अंदर है ही नहीं, और उसके लिए हमें टर्म्स जो है उनकी माननी पड़ेंगी, और हम मान रहे हैं। हमारे पिछले 3 दिन पहले जो है फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल आया है, इसका ये प्रूफ करता है कि हम मान रहे हैं उनकी बात और हम मानते रहेंगे, तो रिस्ट्रक्चर होता रहेगा। और फिर आहिस्ता डेफिनेटिव बात कर दी इन्होंने, कंक्लूजन कर लेते हैं, डेफिनेटिव बात कर दी, क्लियर बात कर दी। दानिश साहब अब आप मुतमईन हो जाएं, उन्होंने कहा कि हमने ताल्लुकात अब ठीक कर लिए, मामलात भी ठीक हो जाएंगे। जफर पराचा साहब बड़ी गहरी बात की है इन्होंने, तो मैं जफर पराचा साहब 1 मिनट आप भी दे दें इनपुट अपनी, क्योंकि एहसन मेहनती साहब ने कहा है कि नो इशू, मामलात जो हैं वो अगर हम अपने बना के रखेंगे, हमारे रिलेशंस ठीक होंगे तो आगे जाके इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? मेहनती साहब की बात से, और जब हमारे रिलेशन ठीक हो रहे हैं तो चीजें भी ठीक हो रही हैं। जब हमारे रिलेशन खराब थे तो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी हमको लोन को, हमारा जो रिस्ट्रक्चरिंग को या मजीद लोन देने को टैग कर दिया था IMF के साथ। तो ये पूरा जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो ही सारा इसको चला रहा है। जब ये जो टर्म्स ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, बस तो यही मैं दानिश साहब को बता रहा था। ये बार बार कह रहे थे गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, हम इनको कह रहे थे जरा सा आप मान लो बात, हो जाएगा, चीजें ठीक हो गई, बस सही है। गुलामी नामंजूर का आप नारा छोड़ दें, काम आपका सही बन जाएगा, और बन भी रहा है। क्या इशू है? देखिए अली साहब, अली एक बात बताता हूँ आपको मैं, पाकिस्तान को तो सबसे पहले सेल्फ सस्टेन, देखिए हम कब तक कोई टाइम लाइन है कि कब तक जाते रहेंगे ना। हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट्स, देखिए मैं 4 चीज़ें बताता हूँ आपको एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी पड़ेगी, आपके पास एग्रो 4 मौसम है, आपको एग्रो पे काम करना पड़ेगा, आपको IT भी काम करना पड़ेगा। टैक्स टू, देखिए आपका जो 7.65 या 7.2 बिलियन जो आपका ट्रिलियन जो आपका टैक्स वो आता है ना, रेवेन्यू आता है, उसमें तो आपको 4.5-5 ट्रिलियन तो आपका डेब्ट सर्विसिंग और उसमें चले जाता है, और 1.4 ट्रिलियन तो आपका 2 ट्रिलियन पे तो मुल्क नहीं सकता। जब तक टैक्स टू GDP रेशियो 16-17% नहीं होगा, 8.5 पे सबसे लेस है, ये इस वक्त मुल्क तक नहीं चल सकता हमारा। बड़ी अहम नुकात के ऊपर आज बात हो गई, बड़ी मुफस्सिल बात हो गई। मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, तमाम मेहमानों का, कि शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, यहाँ पर मैं लोगों से इजाज़त चाहूँगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।